चांद पर अभी रस्टिंग होना चालू हो चुका है। भारत में इंडिजिनस तरीके से अपग्रेड किए गए सारंग गन्स को अभी इंडियन आर्मी में शामिल करने के लिए क्लियर कर दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स के रफाल के डर से पाकिस्तान अभी चाइना से J-10C को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव बढ़ने के पीछे असली कारण क्या है और असल में चाइना अभी भारत के कितने इलाकों के ऊपर अपना दावा कर रहा है, और अंत में ताइवान की तरफ से अभी किस वजह से अपनी मिराज 2000 फाइटर जेट की फ्लीट को वक्त से काफी पहले रिटायर करने का फैसला किया गया है, और क्या भारत को इसी मौके का फायदा उठा के ताइवान से इन मिराज फाइटर्स को खरीद लेना चाहिए। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी के लिए खरीदे जाने वाले कार्बाइन्स की फास्ट ट्रैक टेंडर को लेकर है। आप सबको ये बात पता होगा, 2018 में इंडियन आर्मी की अर्जेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 94,000 कार्बाइन्स के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था। इसमें यूएई की कारगिल की कार्बाइन को सिलेक्ट किया गया था और इस टेंडर को फास्ट ट्रैक मोड में फ्लोट किया गया था, जिस वजह से सभी लेंदी यूजर ट्रायल प्रोसीजर को यहाँ पे इग्नोर किया गया था। लेकिन अभी कारगिल की तरफ से ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा गया, क्योंकि उनका कहना ये है कि 2018 से उनको लोएस्ट बिडर घोषित करने के बाद भी अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर को फाइनल नहीं किया गया है। ये टेंडर अगर 2018 में फाइनल किया गया होता तो अभी तक कार्बाइन्स की डिलीवरी लगभग पूरा हो चुका होता, लेकिन अभी तक इसको फाइनली नहीं किया गया है। इसी बात पर चिंता जताते हुए कारगिल का कहना है कि वो लोएस्ट बिडर घोषित होने के बाद और इंडियन आर्मी की फास्ट ट्रैक रिक्वायरमेंट को देखते हुए कारगिल की तरफ से अपनी सभी रिसोर्सेज को इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा दिया गया था, क्योंकि कारगिल एक नई कंपनी और अगर वो अभी अपनी टाइमलाइन से पिछड़ जाते हैं तो मार्केट में उनका नाम खराब हो सकता है। पर अभी वो भारत से इस प्रोजेक्ट के बारे में एश्योरेंस मांग रहे हैं, क्योंकि उनको अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेके कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। और ऊपर से आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम लॉन्च होने के बाद कारगिल को लग रहा है कि शायद भारत अभी इस टेंडर को कैंसिल करके अपने स्वदेशी तरीके से डेवलप किए गए हथियारों को खरीद सकता है। इसी वजह से वो अभी ऑफिशियली भारत से इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट हमारी सारंग गन्स को लेके है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियरेंस मिलने के बाद अभी फाइनली इंडियन आर्मी में सारंग गन्स को इंडक्ट कर दिया गया है। इन गन्स को अभी ऑफिशियली इंडियन आर्मी में शामिल करने के लिए हमारे वेपन्स डिपार्टमेंट के क्वालिटी एश्योरेंस के प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर AK अदगर जी ने क्लियरेंस दिया है और पहले 2 गन्स को अभी इंडियन आर्मी को डिलीवर किया गया है। सारंग गन्स की बात करें तो ये रशियन ओरिजिन 130 mm की सोथिलम गन्स की अपग्रेडेड वर्जन है। इन गन्स को अभी इंडिजिनस तरीके से 155 mm 45 कैलिबर की स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया गया है। अभी इन गन्स को हमारी गन कैरेज फैक्ट्री और व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इनकी लगभग सभी ट्रायल अभी कंप्लीट हो चुकी है और अपग्रेड होने के बाद इनकी रेंज भी पहले से काफी बेहतर बन चुकी है। पहले लगभग 27 किलोमीटर तक मार कर सकते थे, लेकिन अभी ये 36 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। गन कैरेज फैक्ट्री के ऑफिशियल स्पोक पर्सन और जॉइंट जनरल मैनेजर संजय श्रीवास्तव जी ने बताया कि अभी तक सारंग गन्स की 9 यूनिट को टेस्ट किया गया था, जो कि सभी टेस्ट को क्लियर कर चुके हैं और हमारे सभी एजेंसीज की तरफ से अभी इनको आर्मी में शामिल करने के लिए भी क्लियरेंस दिया जा चुका है। और ये पहली बार है जब गन कैरेज फैक्ट्री की तरफ से स्वदेशी तरीके से डेवलप किए गए आर्टिलरी गन्स को मास प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर क्लियरेंस दिया गया है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। भारत को राफेल जेट मिलने के बाद पाकिस्तान की तरफ से अभी इसे काउंटर करने के लिए चाइना से J-10 फाइटर जेट को खरीदने का विचार किया जा रहा है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अभी चाइना से 30 J-10C फाइटर को और मॉडर्न VVR मिसाइल को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से 2009 में भी चाइना से J-10 को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, लेकिन तब चाइना की तरफ से J-10 के बदले पाकिस्तान को JF-17 का जॉइंट प्रोडक्शन ऑफर किया गया था और इसी वजह से J-10 वाला प्रोग्राम वहां से पीछे पड़ गया था। लेकिन अभी राफेल को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को एहसास हो चुका है कि JF-17 से काम नहीं बनने वाला है और इसीलिए वो अभी चाइना से J-10C को खरीदना चाहते हैं और इसके साथ लॉन्ग रेंज की VVR मिसाइल यानी कि PL-10 और PL-15 मिसाइल को भी खरीदना चाहते हैं। J-10C नॉर्मली J-10C का एक्सपोर्ट वेरिएंट है, जिसमें AESA रडार, मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम और आयरिस्टर सिस्टम मौजूद है और ये सब इसको एक बेहतर 4.5 जनरेशन की फाइटर बनाते हैं। अब पाकिस्तान अभी सिर्फ राफेल के लिए चिंतित नहीं है। राफेल के साथ आने वाले मिसाइल जैसे कि माइका और मेट्योर मिसाइल पाकिस्तानी एयरफोर्स की किसी भी फाइटर जेट के लिए काफी खतरनाक है
और इन्हीं को काउंटर करने के लिए चाइना से अभी पाकिस्तान J-10 और PL-15 मिसाइल को खरीदना चाहती है। अब सरफेस टू एयर मिसाइल की बात करें तो पाकिस्तान के लिए भारत के S-400 सिस्टम के अलावा MR-SAM भी काफी खतरनाक है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बात करें तो इनमें से अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स की मैक्सिमम फाइटर जेट की स्ट्रेंथ उनकी JF-17 फ्लीट है और साथ ही F-16 फ्लीट है, जो कि राफेल के सामने काफी आउटडेटेड है। पर J-10 यहाँ पर पाकिस्तान के हिसाब से राफेल की टेक्नोलॉजी को मैच कर सकता है और ये अभी पाकिस्तान के पास सबसे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है जिसको वो भारत के राफेल के खिलाफ उतार सकता है। वैसे J-10 में काफी सारे मॉडर्न सिस्टम लगा हुआ है और अगर पाकिस्तान इसे खरीदता है तो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का अब तक का सबसे बेहतरीन फाइटर बन सकता है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो राफेल की स्टैंडर्ड की नहीं बन पाएंगे और स्पेशली स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के लिए पाकिस्तान और चाइना दोनों के पास कोई जवाब नहीं है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है और अभी हम चाइना के कुछ छुपे हुए इरादों के बारे में बात करने वाले हैं। अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के बीच जो तनाव चल रहा है, इसकी मेजर कारण की बात करें तो चाइना अभी जो कर रहा है इसके पीछे चाइना की 1960s के दौर की सोच छुपा हुआ है। दरअसल चाइना अभी भारत के साथ उसकी जो बॉर्डर लाइन को क्लेम कर रहा है, यानी कि असल में तिब्बत और लद्दाख के बीच जो बॉर्डर लाइन को क्लेम कर रहा है उसे वो ग्रीन लाइन बताता है और ये लाइन चाइना के मुताबिक फिंगर 4 से होते हुए चुशूल वैली में जाती है। और चाइना का ये जो क्लेम है, ये मैप चाइना की 1960s के दौर के मैप में दर्शाया गया था और तब से चाइना इसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में 29, 30 और 31 तारीख को इंडियन आर्मी की तरफ से जो ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनाया गया था, इससे चाइना थोड़ा हड़बड़ा गया है और अगर इंडियन आर्मी ने स्ट्रेटेजी नहीं अपनाया होता तो बात करते करते चाइना चुशूल वैली के साथ साथ अभी उन सभी स्ट्रेटेजिक हाइट्स को भी अपने कब्जे में ले लेता, जो कि अभी इंडियन आर्मी के कब्जे में है। अभी वो किसी भी कीमत पर अपनी क्लेम किए जा रहे ग्रीन लाइन तक आने की कोशिश कर रहे हैं और इंडियन आर्मी उनको ये करने से रोक रही है और इसी वजह से लद्दाख में तनाव चल रहा है और अभी चाइना ज्यादा से ज्यादा ट्रूप्स को, हैवी गन्स को और टैंक्स को यहाँ पे डिप्लॉय करने लगा है, साथ ही ट्रूप्स को भी बिल्डअप कर रहा है। और हाल ही में जब दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच बातचीत हुआ था तो उसके बाद चाइना की तरफ से जैसे स्टेटमेंट दिए गए थे उससे साफ हो चुका है कि अभी लगभग बातचीत का सभी रास्ता बंद हो चुका है और इतने दिनों तक चाइना सिर्फ हमें बातचीत में उलझाकर अपनी ट्रूप्स को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा था और उसका असली मकसद भारत पर हमला करने की, जो कि वो शायद जल्दी ही करने वाला है। अगला अपडेट मिराज 2000 फाइटर जेट को लेके है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की तरफ से अभी अपनी मिराज 2000 फ्लीट को वक्त से काफी पहले रिटायर करने का फैसला किया गया है, क्योंकि अभी वो चाइना के साथ बढ़ रही तनाव की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स से F-16 को लेने वाले हैं और अभी अपनी 60 के करीब मिराज 2000 फाइटर जेट को वक्त से काफी पहले रिटायर करने वाले हैं। अब यहाँ पर ताइवान अपनी मिराज 2000 को रिटायर करने के पीछे कुछ मेजर कारण भी है कि फ्रांस की तरफ से उनको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था और पुअर सर्विस क्वालिटी की वजह से ताइवान इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वहीं पर ताइवान को अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जो F-16 को ऑफर किया गया है, ये मिराज के मुकाबले काफी मॉडर्न है और एक वाइड रेंज की मिशन को कर सकते हैं। साथ ही इनके साथ एक वाइड वैरायटी की लॉन्ग रेंज एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन भी ताइवान को मिलने वाली है और यही सब फायदे मिराज के साथ ताइवान को नहीं मिल रही थी, क्योंकि हालांकि मिराज एक अच्छा डॉग फाइटर है लेकिन F-16 के मुकाबले काफी कम एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है और ताइवान की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिराज यहाँ पर फिट नहीं हो रहा था। इसी वजह से अभी इस पर वो रिसेंटली काफी चर्चा करने के बाद इसको रिटायर करने का फैसला कर रहे हैं। लेकिन कुछ डिफेंस जानकारों का मानना है कि ये भारत के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि भारत चाहे तो वो अभी इन फाइटर जेट्स को काफी कम कीमत में खरीद सकता है और भारत के पास पहले से ही फ्रेंच ओरिजिन वेपन्स की अच्छी खासी फैसिलिटी मौजूद है, जिस वजह से भारत को इनको ऑपरेट करने में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। भारत पहले ही मिराज को कैसे यूज करना ये बात अच्छी तरीके से जानता है और मेनली भारत इसे डीप बॉम्बिंग मिशन के लिए डिप्लॉय करता है, पर इंडियन एयरफोर्स के मिराज एयर टू एयर रोल के लिए भी काफी कारगर होते हैं और ताइवान अभी सिर्फ इसी वजह से इनको रिप्लेस करने वाला है क्योंकि वो इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और साथ ही ये उनके रिक्वायरमेंट में फिट नहीं हो रहा था। अभी ताइवान की तरफ से मिराज के साथ खरीदे गए वेपन्स को भी, यानी कि माइका मिसाइल को भी बेचा जा सकता है और अगर भारत चाहे तो वो इन सभी को 1.5 से 2 बिलियन डॉलर के अंदर ही खरीद सकता है। ऐसे में भारत को तुरंत ही 2 से 3 स्क्वाड्रन मिराज 2000 फाइटर मिल जाएंगे, जो कि इंडियन एयरफोर्स की घट रही स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेकअप करने में काफी काम आएंगे। साथ ही अगर भारत चाहे तो इन जेट्स को इस्तेमाल करने के बदले इनको स्पेयर पार्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है, या फिर भारत इनको इंडियन एयरफोर्स के मिराज के स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके इंडियन एयरफोर्स में रेगुलर मिशन में भी डिप्लॉय कर सकता है। अब इससे पहले भी भारत की तरफ से कतार से 12 मिराज 2000 फाइटर जेट को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया गया था,
तो कहीं ना कहीं भारत अपनी मिराज फ्लीट को एक्सपेंड करना चाहता है। और अभी अगर ये सही प्राइस सेगमेंट के अंदर हमको मिल जाते हैं तो भारत इसको खरीद सकता है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। ये सिर्फ एक मिलिट्री मैगजीन का आर्टिकल था। तो इसके बारे में आप सभी का क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। इसरो की चंद्रयान 1 की तरफ से लिए गए डाटा के मुताबिक चांद में अभी धीरे धीरे रस्टिंग होता हुआ स्पॉट किया गया है, यानी कि चांद की सतह पर अभी जंग लगता हुआ इसरो की चंद्रयान 1 की तरफ से नोटिस किया गया है। इससे पहले हमें मालूम था कि चांद में सफिशिएंट मात्रा में आयरन मौजूद है, लेकिन बिना ऑक्सीजन और पानी के रस्टिंग होना इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब यह है कि शायद चांद की सतह पर पानी और ऑक्सीजन दोनों ही मौजूद है, लेकिन अभी इसी बात को लेकर नासा सहमत नहीं है। और नासा के क्लेम के मुताबिक चांद की सतह में जो रस्टिंग होता हुआ दिखाई पड़ा, इसके पीछे धरती का हाथ है। नासा का कहना है कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सूरज से आने वाले लगभग सभी सोलर रेडिएशन को ब्लॉक कर देती है या फिर डिफ्लेक्ट कर देती है। और अभी सिर्फ पृथ्वी के लिए नहीं, बल्कि धरती का मैग्नेटिक फील्ड इतना मजबूत है कि ये फुल मून फेज में सोलर विंड्स को चांद की सतह पर भी पहुंचने से लगभग 99% तक रोक देती है। और ये एक टाइम पीरियड होता है जब चांद में रस्टिंग होने के लिए एक सफिशिएंट कंडीशन बन जाता है। अब चांद की पोलर रीजन में या क्रेटर्स में पानी बर्फ के आकार में होने की संकेत हमको काफी पहले से मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी बिना ऑक्सीजन के रस्टिंग कैसे हो सकता है? इसका जवाब देते हुए नासा का कहना है कि फुल मून फेज में जब धरती चांद को अपने मैग्नेटिक शील्ड के अंदर ढक लेती है, तो इसी दौरान धरती के एटमॉस्फेयर से कुछ ऑक्सीजन चांद की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और इस बात को जापान की कागुआ ऑर्बिटर की तरफ से 2007 में कंफर्म किया जा चुका है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।